हाँ जी, नमस्कार। स्वागत और अभिनंदन आप सभी का। आशा उम्मीद है आप सब मस्त हैं और अपनी तैयारी में व्यस्त हैं। आज से हम एक विशेष प्रकार से सेशन शुरू कर रहे हैं। राजस्थान में आगामी जो एग्ज़ाम होने वाले हैं, चाहे वो आपके रिट के एग्ज़ाम हो, चाहे आपके वो वीडियो के एग्ज़ाम हो, चाहे वो आपके प्रयोगशाला सहायक के एग्ज़ाम हो या आगामी सीईटी एग्ज़ाम हो, सभी एग्ज़ामों के लिए विशेष तौर पर महत्वपूर्ण रहने वाला है। आज हम जिस बिंदु के बारे में चर्चा करेंगे वो है आपके सामने बहुत ही महत्वपूर्ण और लगभग एग्जामों के अंदर क्वेश्चन आता है। चर्चा है राजस्थान के अंदर प्रमुख रूप से सभ्यता। और आप सब जानते हैं कि आपके एग्जाम के अंदर सभ्यता जो टॉपिक है वो बड़ा ही खास है और इसके अंदर महत्वपूर्ण 4 सभ्यता कौन कौन सी, जैसे मैं आपके सामने नाम लिखूं तो एक कालीबंगा, एक आपके आहड़, एक आपके बेराट और एक है आपके गणेश्वर। तो इन एक एक के बारे में हम चर्चा करेंगे, लेकिन आज हम जिस सभ्यता के बारे में चर्चा करेंगे वो है आपके गणेश्वर सभ्यता। आइए देखते हैं इस गणेश्वर सभ्यता से अभी तक राजस्थान में जितने भी एग्जाम हुए उन सभी एग्जामों में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए और नए और कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आज का हमारा जो बिंदु रहेगा वो है आपके गणेश्वर सभ्यता। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन, ये जो गणेश्वर सभ्यता है ये आपके कहां पर विकसित हुई। सबसे पहला क्वेश्चन भाई, जैसे आप पढ़ते हैं कालीबंगा जो है वो आपके हनुमानगढ़ जिले में विकसित हुई, आहड़ जो है वो आपके उदयपुर जिले के अंदर, बेराट जो है वो आपके जयपुर के अंदर, लेकिन वर्तमान के संदर्भ में यदि आप 41 जिलों के अकॉर्डिंग देखेंगे तो वो है कोटपूतली बहरोड के नाम से एक नया जिला। ठीक है। और गणेश्वर जो सभ्यता है ये आपके कहां पर विकसित हुई, तो आप कहेंगे सर गणेश्वर जो सभ्यता है ये विकसित है आपके नीम का थाना। और ये जो नीम का थाना है ये आपके कौन से जिले का भाग है, तो याद रखिएगा सीकर। तो पहला क्वेश्चन तो आपके यहां से बनेगा कि गणेश्वर सभ्यता निम्न में से विकसित हुई है सीकर जिला, या फिर स्थान आ जाएगा कौन सा, नीम का थाना। दूसरा क्वेश्चन आता है कि ये जो सभ्यता है ये कौन सी नदी के किनारे विकसित है। भाई जैसे आप पढ़ते हैं कि कालीबंगा जो है वो आपके घग्गर नदी के किनारे विकसित है, आहड़ जो है वो आयड़ नदी के किनारे विकसित है, बेराट जो है वो बाणगंगा नदी के किनारे विकसित है। तो ये जो गणेश्वर सभ्यता है ये कौन सी नदी के किनारे विकसित है, याद रखिएगा कांतली नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे है, कांतली नदी के किनारे। अच्छा, अगली बात करते हैं कि ये जो गणेश्वर सभ्यता है इसकी जो खोज है वो किसने की थी, तो याद रखिएगा खोज करने वाला जो व्यक्ति है वो है आपके आरसी अग्रवाल। आरसी अग्रवाल यानी कि रतन चंद्र अग्रवाल। लेकिन आप सब जानते हैं कि गणेश्वर सभ्यता के अंदर यदि हम चर्चा करें उत्खनन की तो आप जरूर याद रखेंगे कि ये जो उत्खनन का कार्य है ये आरसी अग्रवाल ने विजय कुमार के साथ मिलकर व्यापक उत्खनन किया था। यानी कि उत्खनन में भी आरसी अग्रवाल साथ में थे, लेकिन आरसी अग्रवाल के अलावा और कौन साथ में थे, तो याद रखिएगा विजय कुमार। इन्होंने ये जो उत्खनन का कार्य है 1977 टू 78 आगे बढ़ाया। तो 4 बड़े महत्वपूर्ण क्वेश्चन हुए। गणेश्वर सभ्यता कहां पर विकसित हुई, सीकर जिले में नीम के थाना नामक स्थान पर। कौन सी नदी के किनारे है, कांतली नदी के किनारे। खोज किसके द्वारा है, आरसी अग्रवाल। और उत्खनन का जो कार्य है वो आरसी अग्रवाल ने किसके साथ मिलकर, विजय कुमार के साथ मिलकर, याद रखिएगा व्यापक जो है वो उत्खनन किया था। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम चर्चा ये कर रहे हैं कि ये जो गणेश्वर सभ्यता है इसका समय क्या है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो याद रखिएगा ये जो गणेश्वर सभ्यता है इसके समय की हम बात करते हैं तो याद रखिएगा इसका जो समय है वो है आपके 2800 ईसा पूर्वी, बीसी, बिफोर क्राइस्ट। सीधा सीधा वन लाइनर क्वेश्चन आता है, गणेश्वर सभ्यता जो है इसका समय है 2800 ईसा पूर्वी।
याद रखिएगा। अच्छा, पूछा जाता है अगला क्वेश्चन कि ये जो गणेश्वर सभ्यता है ये कौन से काल से संबंधित है? तो याद रखिएगा ये है आपके ताम्रपाषाण काल से संबंधित। किससे संबंधित है? ताम्रपाषाण काल से। तांबा भी है और याद रखिएगा पत्थर भी है, यानी कि कौन सा काल है? ताम्रपाषाण काल। इसीलिए आप पढ़ते हैं कि ये जो गणेश्वर सभ्यता है, इसी गणेश्वर सभ्यता को आप पढ़ते हैं ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी। ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी वो इसीलिए क्योंकि पूरी सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर तांबा यदि कहीं से भेजा जाता था तो वो है गणेश्वर सभ्यता। याद रखिएगा। आ जाए आपके सामने सिंधु घाटी सभ्यता में तांबा जहां से भेजा जाता था वो स्थान है आपके कौन सा? याद रखिएगा गणेश्वर सभ्यता। इसलिए आप पढ़ते हैं ताम्रयुगीन सभ्यता की क्या बोलते हैं इसे? जननी, या फिर इसे बोलते हैं आप ताम्र संचयी संस्कृति वाली सभ्यता, या फिर इसे आप बोलते हैं पुरातत्व का पुष्कर। और ये तीनों बातें पूछी गई है कि निम्न में से वह स्थल, या फिर ऑप्शन के अंदर आपके यहां से आ जाता है कि निम्न में से वह सभ्यता जिसको ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी या फिर ताम्र संचयी संस्कृति वाली सभ्यता के नाम से आप जानते हैं, या फिर पुरातत्व का पुष्कर आप जिसे कहते हैं, वो कौन सा स्थल है? याद रखिएगा गणेश्वर। इसके अलावा आइए चर्चा करते हैं कि ये जो गणेश्वर है यहां से हमें और क्या क्या जानकारी मिलती है। सबसे पहली और विशेष बात याद रखिएगा कि गणेश्वर नामक स्थल जो है यहां से 99% शुद्ध तांबा प्राप्त हुआ है। क्या प्राप्त हुआ है? 99% शुद्ध तांबा। यहां पर हमें तांबे के उपकरण मिले हैं। क्या मिले हैं? तांबे के उपकरण, जैसे जैसे बाणाग्रे, जैसे कुल्हाड़ी। इसके अलावा याद रखेंगे यहां से मछली पकड़ने का कांटा मिला है। क्या मिला है? मछली पकड़ने का कांटा। और यहां से हार्पून नामक हथियार भी मिले हैं, बड़े जलीय जीव को मारने में प्रयुक्त जो होता है। तो यहां से भी कई बार वन लाइनर क्वेश्चन आ जाते हैं। और जैसा कि आजकल आपको पता ही है क्वेश्चन पूछने के तरीके इस प्रकार से हो गए हैं कि निम्न में से कौन सा कथन गणेश्वर सभ्यता के संदर्भ में असंगत है? तो गणेश्वर सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता में तांबा यहीं से जाता था। ये कहां पर है? तो नीम का थाना शिक्कर कांतली नदी के किनारे विकसित है। खोज आरसी अग्रवाल द्वारा, उत्खनन का कार्य आरसी अग्रवाल ने विजय कुमार के साथ मिलकर व्यापक उत्खनन किया था। याद रखिएगा समय क्या है इसका, कौन से काल से संबंधित है ये, और इसके अलावा इसके उपनाम क्या है? तो ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी, ताम्र संचय संस्कृति वाली सभ्यता, या फिर पुरातत्व का पुष्कर। उसके अलावा 99% शुद्ध तांबा मिला है। आप याद रखेंगे तांबे के बहुत सारे उपकरण मिले हैं, मछली पकड़ने का कांटा मिला है, और हार्पून नामक यहाँ से क्या मिला है? हथियार। इसके अलावा जानकारी में और यहाँ पर एक विशेष बात याद रखेंगे कि यहाँ पर जो हमें मकान या भवन जो मिले हैं ना, मकान या जो भवन, वो पत्थरों से निर्मित है। याद रखिएगा किससे निर्मित है? पत्थरों से निर्मित है। इसीलिए एक बार एग्जामिनर ने पूछ लिया था निम्न में से वह स्थल जहां पर ईंटों का प्रयोग नहीं है। याद रखिएगा गणेश्वर, क्योंकि यहां पर जो मकान है वो किससे बने हुए हैं? पत्थरों से बने हुए हैं। तो ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात आप जरूर याद रखें कि ईंटों का प्रयोग नहीं है, ईंटों का प्रयोग नहीं। मकान के अलावा एक बात और याद रखिएगा कि यहां के जो लोग थे वो बांध बनाने की कला जानते थे। कौन सी कला जानते थे? याद रखिएगा बांध बनाने की कला। इसके अलावा यहां से हमें मिला है, याद रखिएगा, गेरिक मर्द भांड। पूछा जाता है
मर्द भांड का मतलब होता है मिट्टी के बर्तन, और यहां पर विशेष प्रकार मिट्टी के बर्तन, यानी कि OCP। बहुत अच्छा और बेहतरीन सा क्वेश्चन कि निम्न में से राजस्थान का वह स्थल जहां पर सर्वाधिक OCP प्रकार के क्या मिले हैं, मर्द भांड, यानी कि ओकर कलर पोट्री। ओकर कलर पोट्री, यानी कि किस प्रकार के मर्द भांड मिले हैं, याद रखिएगा गेरिक मर्द भांड, या फिर कई बार नाम आ जाता है इस प्रकार से करपीश वर्णी। जो मर्द भांड है वो निम्न में से कहां से मिले हैं, तो याद रखिएगा इसी गणेश्वर नामक स्थान से। तो एक बार देखिए वापस, और भी कोई जानकारी है तो वो भी हम चर्चा करते हैं, लेकिन आप कोई भी पुराना पेपर देखेंगे तो उसमें क्वेश्चन यहां से कि सिंधु घाटी सभ्यता में तांबा कहां से जाता था, गणेश्वर से। गणेश्वर कहाँ है, नीम का थाना सिक्कर। कौन सी नदी के किनारे, कांतली नदी के किनारे विकसित। खोज किसने की, याद रखिएगा RC अग्रवाल। RC अग्रवाल ने विजय कुमार के साथ मिलकर यहाँ पर व्यापक उत्खनन का कार्य किया था। इसका समय क्या है, तो याद रखिएगा 2800 ईसा पूर्वी। काल कौन सा है, तो ताम्र पाषाण काल है, क्योंकि यहाँ पर हमें तांबा भी मिला है, और यहाँ पर जो मकान और बांध बने हुए हैं वो आपके किससे बने हुए हैं, पत्थरों से। याद रखिएगा ईंटों का प्रयोग बिल्कुल नहीं है। और इसके अलावा ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी कहते हैं, ताम्र संचय संस्कृति वाली सभ्यता कहते हैं, पुरातत्व का क्या कहते हैं इसे, पुष्कर भी आप इसे कहते हैं। मछली पकड़ने का कांटा मिला है। तांबे के यहाँ पर उपकरण मिले हैं जिसके अंदर बाणाग्रह हैं, कुलाड़ी है, हारपून नामक हथियार भी मिला है। यहाँ पर ओकर कलर पोट्री के मर्द भांड मिले हैं, गेरिक मर्द भांड, या फिर आप इसे कह सकते हैं करपस वर्णी जो मर्द भांड है वो भी यहां से मिले हैं। एक विशेष क्वेश्चन और भी था जो RSSB बोर्ड ने किसी एग्जाम में पूछा था कि गणेश्वर सभ्यता जो है, इस गणेश्वर सभ्यता से सिंधु घाटी सभ्यता में तांबा भेजा जाता था, लेकिन गणेश्वर सभ्यता में, यानी कि जब गणेश्वर में तांबे की कमी हो जाती थी तो गणेश्वर में कौन से स्थान से तांबे की आपूर्ति करते थे, यानी गणेश्वर में तांबा कहां से आता था, तो याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट। तो गणेश्वर में तांबे की जो आपूर्ति है वो जिस स्थान से हुआ करती थी वो स्थान है कोलन। कौन से स्थान से होती थी, याद रखिएगा कोलन नामक स्थान से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो राजस्थान की सभ्यता के चैप्टर में आज हमने जिस सभ्यता के बारे में चर्चा की वो है आपके गणेश्वर सभ्यता। आशा उम्मीद है सारी बातें आपके सामने क्लियर हुई। आप कोई भी पुराना पेपर देखेंगे और गणेश्वर सभ्यता से रिलेटेड यदि कोई क्वेश्चन आया है तो आपके सामने संपूर्ण जानकारी बस ये रही। गणेश्वर सभ्यता से ज़्यादातर एग्जाम में यही क्वेश्चन आते हैं, चाहे वो स्थान पूछेगा, नदी के किनारे पूछ लेगा, खोज पूछ लेगा, उत्खनन पूछ लेगा, उसका समय पूछ लेगा, कौन से काल से है, इनका उपनाम पूछ लेगा, और यहाँ पर विशेष प्रकार की जो जानकारियाँ हैं वो कौन कौन सी है उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेगा। चाहे आपके वो 99% शुद्ध तांबा हो, तांबे के उपकरण हो, मछली पकड़ने का कांटा हो, या फिर यहाँ पर याद रखेंगे गेरिक मर्द भांड हो, इस प्रकार से विशेष। और एक ये कि गणेश्वर सभ्यता वह है जहाँ पर ईंटों का प्रयोग नहीं है, यह आप थोड़ा सा जरूर ध्यान रखें। ठीक है, तो ये था आज का सभ्यता के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। और आज की जो हमारी सभ्यता है वो है आपके सामने ये रही, और वो है बेराट सभ्यता। कौन सी सभ्यता है, बेराट सभ्यता। ये जो बेराट सभ्यता है, सबसे पहले लोकेशन ये कहां पर है, तो आप कहेंगे सर बेराट सभ्यता जो है वो होती है आपके कोटपुतली। कोटपुतली जो कि पहले आपके जयपुर जिले का ही भाग था। आज वर्तमान के अंदर यदि हम देखें 41 के अकॉर्डिंग तो ये कोटपुतली बहरोड जिले का भाग है। लेकिन आप सभी जानते हैं कि अभी भी एग्जाम के अंदर 33 जिलों से ही रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप दोनों तरीके से ही याद रखें कि बेराट सभ्यता 33 के अकॉर्डिंग जयपुर में है और 41 के अकॉर्डिंग बात करते हैं तो कोटपुतली बहरोड। ठीक है, पहली बात तो ये हो गई। अच्छा, ये जो बेराट है इसका जो प्राचीन नाम है वो हुआ करता था, याद रखिएगा प्राचीन नाम
वो हुआ करता था विराटनगर। इसका जो प्राचीन नाम है वो क्या है? विराटनगर। और ये जो विराटनगर है, याद रखेंगे, मत्स्य जनपद की राजधानी हुआ करता था। ये जो विराटनगर है ये आपके क्या है? याद रखिएगा, मत्स्य जनपद की राजधानी। और आपने यहां पर यह भी पढ़ा है कि ये जो विराटनगर है इसके जो राजा है वो हुआ करते थे राजा विराट। और राजा विराट के पास में ही आपको पता हो तो पांडवों ने अपना अज्ञातवास व्यतीत किया था। पांडवों ने अपना अज्ञातवास व्यतीत किया, याद रखिएगा। क्वेश्चन आता है अक्सर कि महाभारत में पांडवों ने अपना अज्ञातवास कहां व्यतीत किया था? विराटनगर में राजा विराट के पास। याद रखिएगा, राजा विराट द्वारा यहीं विराट के अंदर ही एक महल बनाया गया है। उस महल का नाम है कीचक महल। किसी एग्जाम में आया था, कीचक का महल निम्न में से कहां पर है? याद रखिएगा, विराट, जिसका प्राचीन नाम हुआ करता था विराटनगर। ठीक है, अब हम बात ये करते हैं कि हम ये जो सभ्यता पढ़ रहे हैं विराट, ये वर्तमान के अंदर कौन सी नदी के किनारे विकसित है? तो आप कहेंगे सर ये जिस नदी के किनारे विकसित है वो नदी है, याद रखिएगा, बाणगंगा नदी। कौन सी नदी है? बाणगंगा नदी। ये बाणगंगा नदी जो है ये महाभारत कालीन नदी मानी जाती है, क्योंकि इस नदी का जब आप अन्य नाम पढ़ते हैं तो इसे आप पढ़ते हैं कि इसे कहते हैं अर्जुन की गंगा। अर्जुन की गंगा। वर्तमान के अंदर तो इसे आप कहते हैं रुंटित सरिता, या इसे आप कहते हैं, याद रखिएगा, खंडित नदी, क्योंकि अब ये खंडित सी हो गई है। ये भी आपके किसका नाम है? बाणगंगा नदी का। ठीक है, याद रखेंगे। तो विराट सभ्यता की लोकेशन, विराट सभ्यता जो है वो कौन सी नदी के किनारे विकसित? आप कहेंगे सर ये जो विराट सभ्यता है इसके बारे में दो बड़े महत्वपूर्ण बिंदु, एक तो खोज किसके द्वारा है और एक उत्खनन का कार्य। उत्खनन कार्य, याद रखिएगा, विराट सभ्यता की खोज जो है वो की गई है दयाराम शाहनी द्वारा। किसके द्वारा है? दयाराम शाहनी द्वारा। और उत्खनन का कार्य जो है वो एक तो नाम मिलता है नील रतन बैनर्जी और दूसरा नाम है कैलाश नाथ दीक्षित। याद रखेंगे, उत्खनन का कार्य कौन कौन है? नील रतन बैनर्जी और कैलाश नाथ दीक्षित। ये आप थोड़ा सा जरूर ध्यान रखें। ठीक है, तो विराट सभ्यता की लोकेशन हो गई, कौन सी नदी के किनारे है ये हो गई, ये और विशेष बातें हो गई, और उसके अलावा खोज किसने की और उत्खनन का कार्य किसने किया। चाहे हमने इससे पहले गणेश्वर सभ्यता के बारे में पढ़ा तो उसकी लोकेशन, कौन सी नदी, खोज, उत्खनन का कार्य और कुछ अन्य विशेष बातें भी हमने पढ़ी। उसी प्रकार कई बार क्या होता है, एग्जामिनर केवल यहीं से क्वेश्चन पूछ लेता है नील रतन बैनर्जी कैलाशनाथ दीक्षित का संबंध निम्न में से कौन सी सभ्यता से रहा है, या फिर निम्न में से वह व्यक्ति जिनका संबंध विराट स्थल से नहीं रहा है। ऑप्शन नंबर 1 दयाराम शाहनी, नील रतन बैनर्जी, कैलाशनाथ दीक्षित। इस प्रकार से भी क्वेश्चन आपके सामने आ जाते हैं। ठीक है, तो लोकेशन हो गई, नदी हो गई, खोज हो गई और उत्खनन का कार्य हो गया। यानी चार जो बड़ी महत्वपूर्ण बातें होती है वो आपकी क्या हो चुकी है, याद रखिएगा, क्लियर। अब आप कह लेते हैं कि सर इसका समय क्या है, वो भी देख लेते हैं। समय है आपके 600 बीसी से लेकर 322 बीसी तक। बीसी का मतलब हो गया बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्वी। 600 बीसी से लेकर, याद रखिएगा, कितना, 322 जो बीसी है, ये समय जो रहा है ये विराट सभ्यता का। और आप सब जानते हैं कि विराट सभ्यता जो है ये किस धातु से संबंधित है, तो याद रखिएगा ये लोहे युगीन सभ्यता है। किस प्रकार की सभ्यता है? लोहे युगीन सभ्यता, याद रखिएगा।
ठीक है। आइए अब चर्चा हम करते हैं कि ये जो बेराट सभ्यता है, यहाँ बेराट सभ्यता से क्या क्या मिला है और क्या क्या उल्लेख है इसके बारे में और क्या क्या अन्य जानकारी है। देखिए, सबसे पहले तो मैं बात कर देता हूं जहां से क्वेश्चन आता है, वो एक तो याद रखिएगा आपके भाब्रू शिलालेख। कौन सा शिलालेख मिला है? याद रखिएगा, भाब्रू शिलालेख। ये जो भाब्रू शिलालेख है, इसकी जो खोज है वो कहाँ से हुई? तो बेराट से। अच्छा, कब हुई थी? तो 1837 के अंदर। और किसने की थी? तो याद रखिएगा, नाम है कैप्टन बर्ट। कैप्टन बर्ट द्वारा 1837 के अंदर एक शिलालेख खोजा गया था जिसका नाम है भाब्रू शिलालेख। क्या नाम है? याद रखिएगा, भाब्रू शिलालेख। ये जो भाब्रू शिलालेख है, ये कहां पर? तो बेराट। लेकिन बेराट में कौन सी पहाड़ी पर? याद रखिएगा, बिज्जक की पहाड़ी से। और बिज्जक की पहाड़ी जो है, इसकी खोज किसने की थी? तो याद रखिएगा, दयाराम साहनी ने। ध्यान रखिएगा, कोई कंफ्यूजन नहीं है। बेराट से 1837 के अंदर एक शिलालेख खोजा गया था, भाब्रू शिलालेख। भाब्रू शिलालेख कहां से? तो बिज्जक की पहाड़ी से। बिज्जक की पहाड़ी की खोज किसने की थी? दयाराम साहनी ने। तभी तो दयाराम साहनी ने ये खोज करके बताया कि एक पहाड़ी है और इसी पहाड़ी से एक शिलालेख खोजा गया था। कब? 1837 में। और किसने खोजा था? कैप्टन बर्ट। याद रखिएगा। और ये जो भाब्रू शिलालेख है, याद रखिएगा, ये किससे संबंधित है? तो यह है सम्राट अशोक से संबंधित। सम्राट अशोक से संबंधित है। याद रखिएगा, अशोक के बौद्ध धर्म की जो जानकारी है वो यहीं से मिलती है। महाभारत की जानकारी भी मिली बेराट से। और बेराट से आपको किसकी जानकारी मिल रही है? सम्राट अशोक, यानी कि मौर्यकालीन। और किसकी जानकारी मिल रही है? तो आप कहेंगे सर, बौद्ध धर्म की जानकारी भी आपको यहीं से मिल रही है। याद रखें, ठीक है। इसके अलावा आप यहां पर यह भी पढ़ते हैं कि ये जो बेराट है, इस बेराट से याद रखिएगा, देखिए क्या क्या। एक तो आपने अभी लिखा ही था, पढ़ा ही था कि बिज्जक की पहाड़ी खोजी गई। इसके अलावा याद रखिएगा, यहां पर हमें महादेव डूंगरी, यहां पर आपके सामने गणेश डूंगरी, और यहीं पर आपके याद रखिएगा भीम डूंगरी। तो कई बार क्या होता है कि ये दो तीन डूंगरी के नाम देकर पूछ लेता है कि निम्न में से भीम डूंगरी, गणेश डूंगरी और बिज्जक की पहाड़ी कहां से संबंधित है? तो याद रखेंगे आप, बेराट से संबंधित है। तीसरी महत्वपूर्ण बात याद रखिएगा, यहां से घोल चैत्य मंदिर की जानकारी मिली है। जितनी भी आप सभ्यता पढ़ते हैं, कालीबंगा है, आहड़ है, गणेश्वर है, बेराट, इनमें मंदिर की जानकारी या मंदिर के अवशेष, और वो भी गोल चैत्य मंदिर के अवशेष कहाँ से मिलते हैं? याद रखेंगे आप, बेराट स्थल से। कहाँ से मिलते हैं? बेराट स्थल से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, इसके अलावा यहीं पर आप याद रखें, सूती वस्त्र, खास क्वेश्चन है, याद रखिएगा कि यहीं से आपको किसके? सूती वस्त्र के भी अवशेष। यहां से हमें टकसाल की जानकारी मिलती है। टकसाल का मतलब है जहां पर सिक्के डाले जाते हैं। याद रखिएगा। और ये याद रखिएगा मुगल कालीन। याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहां पर क्या मिली है? एक टकसाल भी मिली है एग्जाम के अंदर। टकसाल, सूती वस्त्र, गोल चैत्य मंदिर। और इसके अलावा यदि हम यहाँ पर देखें तो हमें यहाँ पर बौद्ध मठों के बारे में भी जानकारी मिली है। बौद्ध मठों के बारे में है, या फिर बौद्ध स्तूप के बारे में है, बौद्ध विहार के बारे में है। ये जो सारी जानकारी है ये यहीं पर है। लेकिन आप याद रखें कि यहाँ से हमें बौद्ध मठ भी मिले हैं, लेकिन इन बौद्ध मठों को नष्ट करवा दिया था किसने? याद रखिएगा, हुण के एक शासक जिसका नाम है मेहर कुल। मेहर कुल ने इन बौद्ध मठों को क्या कर दिया था? नष्ट कर दिया था। ये भी जानकारी हमें डॉक्टर दशरथ शर्मा देते हैं। याद रखिएगा कि बौद्ध मठों के भी साक्ष्य मिले हैं, लेकिन इनको नष्ट करवा दिया था किसने? याद रखिएगा, मेहर कुल ने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसके अलावा
यहां पर हम अब एक विशेष बिंदु के बारे में चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि ये जो बेराट है, इस बेराट से याद रखिएगा टोटल जो है वो 36 मुद्राएं मिली है। क्या मिली है? 36 मुद्राएं, याद रखिएगा। इस 36 मुद्राओं में से याद रखिएगा 8 जो मुद्राएं हैं ये तो आपके आहत या पंचमारक सिक्कों के रूप में है। क्या है? आहत या फिर पंचमार्क सिक्के हैं, याद रखेंगे। अब आप कहेंगे 36 में से 8 गए, पीछे कितने बचे? आप कहेंगे सर 28। ये जो 28 सिक्के हैं, याद रखिएगा, ये आपके सामने इंडो ग्रीक सिक्के हैं, जिन्हें आप हिंदी में कह सकते हैं हिंद यूनानी सिक्के। तो एग्जामिनर द्वारा पूछा गया है कि बेराट से कुल कितनी मुद्राएं मिली है? याद रखिएगा 36। 36 में से कितनी आहत या पंचमार्क सिक्के हैं? तो याद रखिएगा 8। ठीक है, और उसमें अलावा 28 जो है वो क्या है? इंडो ग्रीक सिक्के। और याद रखिएगा ये जो 28 है, इनमें से याद रखिएगा कि 16 सिक्के जो हैं, 16 मुद्राएं जो है ये आपके यूनानी राजा मिनांडर की है। यूनानी राजा मिनांडर की। तो मुद्राओं से संबंधित, सिक्कों से संबंधित यदि बेराट से कोई क्वेश्चन बनेगा तो आपके सामने ये 3-4 आंकड़े हैं कि कुल 36 मुद्राएं मिली, जिनमें से 8 जो है वो आहत या पंचमारक सिक्के हैं, 28 जो है वो इंडो ग्रीक यानी कि हिंद यूनानी सिक्के हैं, 16 मुद्राएं जो है ये यूनानी राजा मिनेंडर की मुद्राएं हैं। और यहां पर यदि हम लिपि की भी बात करें तो याद रखिएगा यहां पर जो है वो संक लिपि मिली है। किस प्रकार की लिपि है? तो याद रखिएगा संक लिपि है। ठीक है, हाँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये चित्रित जो है, चित्रित शैलाश्रय है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी आप थोड़ा सा ध्यान रखें। ठीक है, तो यहां पर हमारी जो चर्चा है वो चल रही है किसको लेकर? बेराट सभ्यता को लेकर। बेराट कहां पर है? तो कोटपुतली में। कोटपुतली पहले जयपुर जिले का ही भाग था, वर्तमान के अंदर ये कोटपुतली बहरोड के नाम से एक नया जिला बन गया है। बेराट का प्राचीन नाम क्या था? विराटनगर। विराटनगर मत्स्य जनपद की राजधानी। यहाँ विराटनगर राजा विराट के पास में ही, याद रखिएगा, पांडवों ने अज्ञातवास व्यतीत किया था। यहाँ पर किच्चक का महल भी बनाया था इन्होंने। बाणगंगा नदी के किनारे है, लोहे युगीन सभ्यता है, दयाराम साहनी द्वारा खोज है, उत्खनन का कार्य है, भाबरू शिलालेख खोजा गया है, बीजक की पहाड़ी, महादेव डूंगरी, गणेश डूंगरी, भीम डूंगरी, गोल चैत्य मंदिर, सुत्ती वस्त्र, टकशाल, बौद्ध मठों के बारे में भी आपको यहाँ पर जानकारी देखने को मिलती है। और उसके अलावा मेनली यहाँ पर ये जरूर याद रखें, काफी बार क्वेश्चन आता है मुद्राओं से संबंधित। टोटल 36 मुद्राएं, जिनमें से 8 जो है वो आहत या पंचमारक सिक्के हैं, उसके अलावा 28 इंडो ग्रीक यूनानी हिंद यूनानी सिक्के हैं, इनमें से 16 जो है वो यूनानी राजा मिनांडर की मुद्राएं हैं, जो कि सूती वस्त्र कपड़े में लिपटी हुई मिली थी, याद रखिए। और एक चित्रित शैलाश्रय, याद रखें, संकलिपि जैसी जानकारियां यहाँ पर मिलती है। यानी कि ये जो हमारी पूरी चर्चा हुई, ये हुई आपके किसको लेकर? बेराट सभ्यता को लेकर। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण, और वो है आपके राजस्थान के उत्तरी भाग का एक ऐसा स्थल जो कि एग्जाम के लिए बहुत खास है, और वो है कालीबंगा। लगभग एग्जामों के अंदर आप देखेंगे कि सभ्यताओं से रिलेटेड यदि क्वेश्चन आता है तो कालीबंगा एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल है। आइए सारी जानकारी लेते हैं कालीबंगा के बारे में। देखिए, ये जो कालीबंगा स्थल है, आपसे पूछा जाए वन लाइनर कि कालीबंगा जो स्थल है वो हमारे राजस्थान के कौन से जिले में है? तो याद रखिएगा हनुमानगढ़ में। कालीबंगा स्थल जो है, इसकी लोकेशन आपको पूछा जाए तो याद रखिएगा जिला है आपके हनुमानगढ़। दूसरी बात, ये जो कालीबंगा है, याद रखेंगे आप, ये कौन सी नदी के किनारे विकसित है? तो आप कहेंगे सर प्राचीन सरस्वती या
वर्तमान के संदर्भ में आप इसे कहते हैं वो है आपकी घग्गर नदी। इस नदी के किनारे ये सभ्यता क्या हुई है, विकसित। वैसे आप सब जानते हैं कि हनुमानगढ़ की यदि हम बात कर रहे हैं तो फिर हनुमानगढ़ जिले के अंदर जो 3 सभ्यताएं हैं कौन कौन सी, कालीबंगा, पीलीबंगा और ये जो रंगमहल है, ये तीनों सभ्यताएं आपके हनुमानगढ़ जिले के अंदर घग्गर नदी के किनारे ही विकसित हुई है। ठीक है, तो कालीबंगा हनुमानगढ़ के अंदर है और ये प्राचीन सरस्वती या फिर घग्गर नदी के जो किनारे है विकसित हुई है। ठीक है, अगली बात, ये जो कालीबंगा है ये आपके सिंधी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ एक बार एग्जाम ने पूछ लिया कि कालीबंगा का अर्थ क्या होता है, तो याद रखिएगा कालीबंगा का अर्थ होता है काली चूड़ियां या फिर काले रंग की चूड़ियां, एक ही बात है, याद रखेंगे आप, काली चूड़ियां, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अगली बात कि ये जो कालीबंगा स्थल है याद रखिएगा सिंधु घाटी सभ्यता का ही स्थल है, सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है, याद रखिएगा सिंधु घाटी सभ्यता का ही एक स्थल है, कौन सा, कालीबंगा। इसीलिए आप पढ़ते हैं कि ये जो कालीबंगा है ये आपके किस धातु से संबंधित है, तो याद रखिएगा ये एक कांस्य युगीन सभ्यता है, कांस्य युगीन सभ्यता। क्योंकि आप सब जानते हैं कि मानव द्वारा सर्वप्रथम जिस धातु का प्रयोग किया गया है वो धातु है आपके तांबा, और मानव ने तांबा के अंदर क्या मिलाया, टिन, और एक नई धातु विकसित हुई जिसका नाम क्या है, कांस्य। तांबा प्लस टिन क्या बनी, याद रखिएगा कांस्य, यानी कि कांसा। तो कालीबंगा जो है वो किस प्रकार की धातु से संबंधित सभ्यता है, तो याद रखिएगा कांस्य युगीन सभ्यता है। ठीक है भाई, जैसे आप पढ़ते हैं गणेश्वर किस धातु से संबंधित है, तो आप कहते हैं सर तांबे से, ताम्रयुगीन सभ्यता है। ठीक है, उसी प्रकार याद रखेंगे ये कांस्य युगीन सभ्यता है। अब जो हम चर्चा करते हैं वो ये है कि ये जो कालीबंगा है, इस कालीबंगा के बारे में देखिए, एक तो क्वेश्चन होता है सर्वप्रथम जानकारी, कि कालीबंगा के बारे में सर्वप्रथम जानकारी देने वाले विद्वान कौन थे, तो याद रखिएगा कालीबंगा के बारे में सर्वप्रथम जानकारी देने वाले जो व्यक्ति हैं वो है आपके एल.पी. टेशिटोरी। कौन थे, याद रखिएगा एल.पी. टेशिटोरी। एल.पी. टेशिटोरी का पूरा नाम है लुइस पियो टेशिटोरी। ये इटली के उदीने शहर के रहने वाले थे। कहां के रहने वाले थे, इटली के उदीने शहर के रहने वाले थे, और हमारे यहाँ राजस्थान के अंदर महाराजा गंगा सिंह के समय आए थे। इसलिए आप पढ़ते भी हैं कि इनका जो स्मारक बना हुआ है वो बीकानेर के अंदर है। तो इन्होंने सर्वप्रथम जानकारी दी। लेकिन याद रखेंगे पूछा जाए कालीबंगा की खोज, तो याद रखिएगा कालीबंगा की जो खोज है वो की गई है आपके किसके द्वारा, तो याद रखिएगा अमलानंद घोष द्वारा, 1952। कालीबंगा सभ्यता की खोज किसने की थी, अमलानंद घोष ने 1952 के अंदर। अगला महत्वपूर्ण बिंदु आता है उत्खनन से संबंधित। याद रखेंगे आप कि कालीबंगा जो सभ्यता है इसका जो उत्खनन है, एक तो आता है कि इनका उत्खनन कितने स्तरों में हुआ है, कितने स्तर में हुआ है, तो याद रखिएगा कालीबंगा सभ्यता का उत्खनन जो है वो 5 स्तरों वे 3 काल में हुआ है। याद रखेंगे 5 स्तर और 3 काल में हुआ है। अच्छा, उत्खनन करता कौन कौन थे, तो देखिए इसमें आप नाम याद रखेंगे। एक तो याद रखेंगे देखिए बीबी लाल, एक नाम। दूसरा नाम बीके थापर, क्या क्या नाम हुए, बीबी लाल, बीके थापर। एक नाम याद रखेंगे एमडी खर्रे, और एक नाम आप याद रखेंगे एसपी जैन। क्योंकि एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा कि निम्न में से वह व्यक्ति जिनका संबंध कालीबंगा के उत्खनन से नहीं रहा है,
तो बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु यहां से बनने वाला है, आप ये याद रखें। ठीक है, कि उत्खनन का कार्य 5 स्तर और 3 काल में हुआ है, और करने वाले कौन कौन थे, तो देखिए बीबी लाल है, बीके थापर है, एमडी खर्रे है और एसपी जैन है। ये 4 नाम जरूर याद रखें। अच्छा, उत्खनन याद रखेंगे। एक बार विभाग का नाम भी पूछ लिया गया, तो याद रखिएगा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, याद रखिएगा नई दिल्ली, नई दिल्ली। तो ये तो कालीबंगा के उत्खनन के बारे में आप जरूर याद रखेंगे। सामान्य तौर पर जो जो क्वेश्चन बन सकते हैं उनमें आपके सामने कि कालीबंगा राजस्थान के कौन से जिले में विकसित है, तो याद रखेंगे आप हनुमानगढ़ में। कौन सी नदी के किनारे है, तो प्राचीन सरस्वती या फिर घग्गर नदी। अच्छा, इसका अर्थ क्या है, तो याद रखेंगे कालीबंगा का अर्थ है काली चूड़ियां। सिंधु घाटी सभ्यता का ही एक स्थल है ये। अच्छा, किस धातु से संबंधित है, कांसा, याद रखेंगे काश्युगीन सभ्यता है। सर्वप्रथम जानकारी किसने दी थी कालीबंगा के बारे में, एलपी टेसीटोरी ने। लेकिन खोज, अच्छा कई बार क्या आता है कि कालीबंगा की खोज किसने की, ये क्वेश्चन ना आकर आपको पूछ लेता है कि कालीबंगा को प्रकाश में लाने का श्रेय किसे दिया जाता है, प्रकाश में लाने का श्रेय। तो कालीबंगा को प्रकाश में लाने का श्रेय, और ये क्वेश्चन आरएसएस भी बोर्ड ने ही किसी एग्जाम में पूछा था, तो खोज ना पूछ के प्रकाश में लाने का श्रेय पूछ लिया। वही है कौन, अमलानंद घोष। और उसके बाद में ये उत्खनन की 3-4 बातें जरूर याद रखें। एक तो उत्खनन कार्य 5 स्तरों में हुआ है। कौन कौन थे, बीबी लाल थे, बीके थापर थे, एमडी खर्रे थे, एसपी जैन थे, और एक ये थोड़ा सा विभाग याद रखें। ठीक है, अब हम ये चर्चा करते हैं कि ये जो कालीबंगा स्थल हम पढ़ रहे हैं, ये तो इसकी सामान्य जानकारी हो गई। अब कालीबंगा के अंदर हमें क्या क्या मिला है, तो देखिए कालीबंगा से प्राप्त जानकारी या फिर किस प्रकार के साक्ष्य, उनके बारे में। लेकिन सबसे पहले जानकारी और साक्ष्यों में उन महत्वपूर्ण तत्वों को लिखने वाला हूं, तथ्य को, महत्वपूर्ण तथ्य को, जो एग्जाम में एग्जामिनर द्वारा बार बार पूछे गए हैं। जैसे सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन ये रहा कि ये जो कालीबंगा सभ्यता है, याद रखेंगे यहां से आपको दोहरे जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले, दोहरे जूते हुए खेत के साक्षी। नंबर 2, यहां पर याद रखिएगा इस स्थल के चारों ओर परकोटा, चारों ओर क्या है, परकोटा या फिर किल्लेबंदी, याद रखिएगा, या फिर प्राचीन परशिवर, याद रखेंगे। कालीबंगा एक ऐसा स्थल है जिसके चारों ओर क्या है, परकोटा है, किल्लेबंदी। तो किल्लेबंदी से ही क्वेश्चन आता है कि राजस्थान में सर्वप्रथम दुर्गों की साक्ष्य, दुर्गों या फिर किले की जानकारी जहां से मिलती है वो स्थल है आपके कौन सा, याद रखिएगा कालीबंगा। कालीबंगा से याद रखिएगा सर्वप्रथम भूकंप के साक्ष्य, भूकंप की जानकारी भी यहीं से मिलती है। अच्छा, इसके अलावा यहां पर याद रखेंगे लकड़ी से निर्मित क्या मिली है, याद रखिएगा एक स्पेशल नाली मिली है। यहां पर जो मकान बने हुए हैं वो याद रखिएगा कच्ची ईंटों से निर्मित है। किससे निर्मित है, कच्ची ईंटों से, याद रखेंगे कच्ची ईंटों से। और ये जो ईंटें हैं ये सूर्य की रोशनी में पकाते थे, इसीलिए इसे आप बोलते हैं सूर्य तापी ईंटें, जिनका आकार 30 × 15 × 7.5 सेमी हुआ करती थी, याद रखेंगे। ठीक है, तो मकान कच्ची ईंटों से थे, लेकिन नालियां जो है वो याद रखिएगा किससे बनी हुई थी, लकड़ी से निर्मित भी थी, यहां से मिली है, और पक्की ईंटों से भी निर्मित मिली है, याद रखेंगे आप। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा, यहां से हमें मर्दभांड भी मिले हैं, लेकिन याद रखें आप
यहां पर जो मर्दभांड मिले हैं ना, वो लाल धरातल पर, मर्दभांड का तो मतलब समझ गए ना, मिट्टी के बर्तन। लेकिन ये जो मिट्टी के बर्तन मिले हैं, याद रखिएगा, लाल धरातल पर काले रंगों की सुंदर ज्यामितीय आकृति, लाल धरातल पर काले रंग की सुंदर ज्यामितीय आकृति, ये भी यहीं से मिला है, आप याद रखें। इसके अलावा यदि हम देखें तो आपके सामने अगला जो बिंदु आ जाता है वो है, यहां से हमें 7 अग्निकुंड या फिर अग्निवेदिकाओं की जानकारी मिली। अग्निवेदिकाएं, ये भी क्वेश्चन आया है कि निम्न में से हवन कुंड, या फिर एक नाम और लिख लेता हूं, निम्न में से 7 हवन कुंड या अग्निवेदिका या अग्निकुंड के साक्ष्य कहां से मिले हैं, याद रखेंगे कालीबंगा से। अच्छा, यहां से हमें एक बालक का कपाल खंड मिला है। कपाल खंड का मतलब समझ गए, खोपड़ी जिसके अंदर 6 छिद्र किए हुए हैं। ये संदेश ये देता है कि कालीबंगा से हमें चिकित्सा की जानकारी मिलती है, जिसे एक पद्धति नाम दिया गया है ट्रेफिनेशन। यहां से वो भी हमें जानकारी मिलती है, याद रखेंगे। यहां से आपको एक स्वास्तिक चिन्ह भी मिला है, स्वास्तिक चिन्ह, समझ गए थे, हाँ क्यों, इस प्रकार से याद रखेंगे आप, ठीक है। तो ये भी हमें यहां से मिला है। इसके अलावा आप देखेंगे कि ये जो कालीबंगा सभ्यता है, इस कालीबंगा सभ्यता के अंदर आपको चिरायु कब्र की जानकारी मिलती है। चिरायु कब्र याद रखेंगे, यानी कि अंडाकार कब्र के साथ में आयताकार कब्र, याद रखेंगे क्या है, चिरायु कब्र की भी यहां से हमें जानकारी मिलती है प्रमुख रूप से, ये भी आप देखें। और एक बार आरएसएस बोर्ड ने ये क्वेश्चन पूछा था कि पाकिस्तान का ऐसा कौन सा स्थल है जहां से कालीबंगा के समान जो है वो आपके सारी जानकारियां मिलती है। तो एक शब्द याद रखिएगा, एक नाम याद रखिएगा, वो है कोट दीजी। ध्यान दीजिएगा, कोट दीजी पाकिस्तान का एक ऐसा स्थल है जहां पर कालीबंगा के समान साक्ष्य और जानकारी का उल्लेख मिलता है। यह क्वेश्चन पूछा गया। इसके अलावा ये जो कालीबंगा स्थल है, याद रखिएगा, इसी कालीबंगा सभ्यता को सिंधु घाटी या फिर हड़प्पा सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा गया है। और किसने कहा था, तो याद रखिएगा डॉक्टर दशरथ शर्मा ने। ये जो कालीबंगा है, इस कालीबंगा को सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी, और ये तीसरी राजधानी किसने बताई, तो याद रखिएगा डॉक्टर दशरथ शर्मा। और डॉक्टर दशरथ शर्मा की एक पुस्तक भी बहुत इंपॉर्टेंट है, द अर्ली चौहान डायनेस्टीज, याद रखेंगे आप, ठीक है। इसके अलावा ये जो कालीबंगा सभ्यता है, इसे सिंधु घाटी सभ्यता का दीनहीन या फिर दीनहीन बस्ती कहा गया है, याद रखेंगे। क्या कहा गया है, दीनहीन बस्ती कहा गया है, याद रखेंगे। कालीबंगा से याद रखेंगे क्योंकि हमें यहाँ पर जो मकान बने हुए हैं वो कच्ची ईंटों से मिले हैं, याद रखेंगे। इसीलिए यहाँ पर यह कहा गया है कि यह हड़प्पा सभ्यता की क्या है, दीनहीन, या फिर इसे आप एक शब्द में कह सकते हैं निर्धन बस्ती कहा गया है। लेकिन आप ये जरूर याद रखें कि डॉक्टर दशरथ शर्मा ने कालीबंगा को हड़प्पा सभ्यता की तीसरी राजधानी बताया है। इसके अलावा कालीबंगा जो है वो याद रखिएगा प्रसाधन सौंदर्य प्रेमी सभ्यता है, प्रसाधन सौंदर्य प्रेमी सभ्यता, क्योंकि यहां से हमें पाउडर वगैरह, दर्पण वगैरह, इस प्रकार से, दर्पण यानी कांच, इस प्रकार के साक्ष्य भी मिले हैं, ठीक है। तो ये सारी वो जानकारियां थी जो आपके कालीबंगा से संबंधित अभी एग्जामिनर ने जितने भी एग्जाम हुए हैं उन सब के अंदर पूछ रखा है। जैसे दोहरे जुते हुए खेत के साक्ष्य पूछ रखा है, याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। और ये कौन सी दिशा से मिले थे, तो दक्षिण पूर्वी दिशा से, ये भी आप याद रख लीजिए, ये भी पूछा गया था।
तो दोहरे जोते हुए खेत के साक्ष्य, चारों ओर परकोटा किल्लेबंदी, सर्वे प्रथम दुर्ग और किलों की जानकारी, भूकंप के साक्ष्य, लकड़ी से निर्मित नाली है, मकान कच्ची ईंटों से निर्मित है, इन ईंटों को सूर्य की रोशनी में पकाते थे, यहाँ से मर्दभांड भी है, यानी लाल धरातल पर काले रंग की सुंदर ज्यामिति जो है वो आकृति बनाई गई है, याद रखिएगा, ये भी एग्जाम के अंदर पूछता है। 7 अग्निकुंड अग्नि वेदिकाएं मिली है, कपाल खंड मिला है 6 छिद्र किए हुए, स्वास्तिक चिन्ह मिला है, चिरायु कब्रें हैं, तीसरी राजधानी है, दीन इन बस्ती है, प्रसादन सौंदर्य प्रेमी है, और याद रखिएगा पाकिस्तान का वह स्थल जहां से कालीबंगा के समान जानकारी और उल्लेख है वो है कोट दीजी, ये जरूर याद रखिएगा, ये भी एग्जाम ने पूछ रखा है। इधर उत्खनन में याद रखिएगा कौन से विभाग का सहयोग, कौन से व्यक्ति, कितने स्तर, खोज, प्रकाश में लाने का सरिये, सर्वप्रथम जानकारी, कौन सी धातु, किस प्रकार की सभ्यता का स्थल। अच्छा एक बात यहां पर और भी रखें, यहां पर जो सड़कें हैं ना, सड़कें समकोण पर काटती है ना, समकोण पर काटती हुई सड़कों का उल्लेख भी यहीं से मिलता है, ठीक है, याद रखेंगे आप। तो ये सारी जो जानकारी है वो थी आपके कालीबंगा से संबंधित। और अभी तक जिन जिन सभ्यताओं के बारे में हमारी चर्चा हुई है उनमें देखिए सबसे पहले हमने जिस सभ्यता को पढ़ा था वो सभ्यता है आपके गणेश्वर। कौन सी सभ्यता पढ़ी? गणेश्वर। गणेश्वर के बाद में अगली जो सभ्यता है वो हमने पढ़ी थी आपके, वो होती है बेराट। अगली सभ्यता कौन सी है? बेराट। बेराट के बाद में फिर अगली जो सभ्यता हमने पढ़ी वो थी आपके यहां पर कालीबंगा। कौन सी थी? कालीबंगा। आज हम जिस सभ्यता के बारे में चर्चा करने वाले हैं वो सभ्यता रहेगी आपके ये, यानी कि कौन सी सभ्यता? तो हम कहेंगे सर आज हम जिस सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे वो है आपके आहाड़। कौन सी सभ्यता है? आज जिस सभ्यता के बारे में चर्चा करने वाले हैं वो सभ्यता है आपके, याद रखिएगा, आहाड़ सभ्यता। पहला ही क्वेश्चन, राजस्थान के दक्षिण पश्चिमी दिशा में प्रमुख सभ्यता केंद्र है, ये दक्षिण और ये आपके पश्चिम, तो याद रखिएगा उसका राइट आंसर होता है आहाड़, और ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जो आहाड़ स्थल है, इस आहाड़ स्थल को आप और कौन कौन से अन्य नाम से जानते हैं? सबसे पहले तो आप कहेंगे सर इसका जो प्राचीन नाम है वो हुआ करता था आपके, याद रखिएगा, आघाटपुर। इसका जो प्राचीन नाम है वो क्या हुआ करता था? आघाटपुर, या आघाटपुर दुर्ग कहते हैं इसे। इसके अलावा इसे कहा गया है धुलकोट। धुलकोट यानी कि मिट्टी का टीला, याद रखेंगे। इसके अलावा इसे आप कहते हैं ताम्रवती नगरी, याद रखेंगे, क्योंकि यहां पर जो मुख्य रूप से जो व्यवसाय हुआ करता था वो था तांबा गलाने का कार्य, इसीलिए ये तो क्या है? ताम्रवती नगरी। जबकि हमने जो गणेश्वर सभ्यता पढ़ी है वहां से पूरी सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर तांबा भेजा जाता था, ताम्र युगीन सभ्यता की जननी, ठीक है, याद रखेंगे। तो आगाटपुर इसे कहते हैं, धुलकोट के नाम से इसे जानते हैं, ताम्रवती नगरी भी इसे ही कहते हैं। अच्छा, इसी आहाड़ को याद रखिएगा कहा जाता है आपके बनास संस्कृति वाली सभ्यता। बनास संस्कृति वाली सभ्यता। बनास संस्कृति वाली सभ्यता। बनास संस्कृति वाली सभ्यता क्यों कहते हैं? क्योंकि आहाड़ स्थल जो है, आप स्वयं पढ़ते हैं कि आहाड़ स्थल जो है वो आयड़ नदी के किनारे है। आयड़ नदी जो है वो बनास नदी की सहायक नदी है, और इसके अलावा जो आहाड़ सभ्यता के अन्य केंद्र हैं वो या तो बनास नदी के या फिर बनास की सहायक नदियों के किनारे है। इसीलिए इस आहाड़ को क्या कहा गया है? याद रखिएगा, बनास संस्कृति वाली सभ्यता। बहुत ही इंपॉर्टेंट, और काफी बार एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आया भी है, पूछा भी गया है कि निम्न में से बनास संस्कृति वाली सभ्यता के नाम से निम्न में से किसे जाना जाता है? तो याद रखेंगे आहाड़। क्लियर हुआ? आगाटपुर, धुलकोट, ताम्रवती नगरी या बनास संस्कृति वाली सभ्यता, ये तो हुए इसके क्या?
अन्य नाम, प्राचीन नाम, स्थानीय नाम। चर्चा करते हैं ये जो आहड़ है इसकी लोकेशन क्या है। तो याद रखिएगा आहड़ जिस जिले में विकसित है वो जिला है आपके कौन सा, याद रखिएगा उदयपुर। अगला क्वेश्चन, ये जो आहड़ है ये कौन सी नदी के किनारे है, तो याद रखिएगा आयड़। और आयड़ नदी का ही दूसरा नाम क्या होता है, याद रखिएगा बेड़च। आयड़ या फिर बेड़च। और आयड़ या ये जो बेड़च है ये निम्न में से किसकी सहायक है, तो याद रखिएगा बनास की सहायक है। बनास की सहायक नदी है कौन सी, आयड़ या बेड़च, जिसके किनारे याद रखिएगा उदयपुर जिले में एक सभ्यता विकसित हुई जिसका नाम क्या है, याद रखिएगा आहड़। क्या नाम है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा आहड़। अब देखिए अगली बात, ये जो आहड़ सभ्यता है इसका समय क्या है, तो याद रखिएगा 1900 बीसी से लेकर 1200 बीसी जो है वो इसका समय रहा। बीसी का मतलब है बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्वी। ठीक है, तो कई बार समय भी पूछ लेता है, नदी का नाम पूछ लेता है, और इसके अलावा आप ये भी याद रखें कि पूछने में आपको लोकेशन और उसके अलावा ये प्राचीन, अन्य या फिर स्थानीय नाम या फिर उपनाम जैसे ताम्रवती नगरी। ये तो वे सामान्य से क्वेश्चन। अब अगली बात यह है कि ये जो आहड़ है, ये जो आहड़ है इस आहड़ सभ्यता स्थल की खोज, तो याद रखिएगा आहड़ स्थल की जो खोज है वो 1953 के अंदर आपके किसने की थी, तो याद रखिएगा अक्षय कीर्ति व्यास ने। अक्षय कीर्ति व्यास द्वारा याद रखिएगा निम्न में से किस स्थल की खोज की गई थी, आहड़ स्थल की खोज की गई थी। अच्छा, ये जो आहड़ है इस आहड़ नामक स्थल के उत्खनन का कार्य जैसा कि हमने पढ़ा था कि कालीबंगा का जो उत्खनन है वो 5 स्तरों में हुआ है, उसी प्रकार आहड़ सभ्यता में जो उत्खनन का कार्य है वो 3 स्तर में हुआ है, याद रखेंगे आप। अच्छा, इसमें भी 2 प्रकार की बातें होती है। देखिए, एक तो उत्खनन का कार्य सर्वप्रथम किसने किया था, तो याद रखिएगा ऐसा पूछ लिया जाए तो वैसे तो जो खोज करता है उसका नाम तो अक्षय कीर्ति व्यास है, लेकिन याद रखेंगे इसमें एक तो नाम मिलता है हमें रतन चंद्र अग्रवाल। उत्खनन में एक तो नाम आ जाता है रतन चंद्र अग्रवाल, लेकिन याद रखिएगा सर्वाधिक उत्खनन का कार्य जिस व्यक्ति द्वारा किया गया है वो है आपके HD सांखलिया। याद रखेंगे HD सांखलिया, जिनका नाम होता है हसमुख धीरजलाल सांखलिया। याद रखिएगा, बहुत खास, बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी पूछा जाता है। तो खोज किसने की, उत्खनन का कार्य कितने स्तर में हुआ और क्या क्या नाम है, तो ये तो हो गया है बिल्कुल एक सामान्य सा परिचय कि हम जिस स्थल को पढ़ रहे हैं उसके अन्य उपनाम, स्थानीय नाम क्या क्या होते हैं, लोकेशन क्या है, कौन सी नदी के किनारे है, समय क्या है, खोज किसके द्वारा की गई, और इसके अलावा आप ये जरूर याद रखें कि उत्खननकर्ता कौन कौन थे, रतन चंद्र अग्रवाल, और याद रखेंगे HD, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सांखलिया। ठीक है, क्योंकि यहां से रिलेटेड भी क्वेश्चन एग्जामिनर जो है वो पूछता है आपके। ठीक है, आइए आगे। ये जो आहड़ है इस आहड़ स्थल से हमें क्या क्या मिला है, देखिए यदि हम आहड़ स्थल की बात करते हैं तो प्राप्त साक्ष्य या फिर जानकारी कौन कौन सी है जहां से प्रमुख रूप से क्वेश्चन बनते हैं, आइए उन सब के बारे में चर्चा करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये जो आहड़ है ये एक, याद रखिएगा, ग्रामीण सभ्यता है। देखिए, पहले 3 बातें बता देता हूं आपको। सबसे पहले तो ये ग्रामीण सभ्यता है, ग्रामीण सभ्यता है इसीलिए याद रखिएगा संयुक्त परिवार वाली सभ्यता है। ये कौन सी है, संयुक्त परिवार वाली सभ्यता है। और याद रखिएगा पितृसत्तात्मक, पुरुष प्रधान समाज रहा है ये। और इसके जस्ट विपरीत है कौन सी, कालीबंगा। कालीबंगा के बारे में चर्चा करते हैं तो याद रखिएगा कालीबंगा एक नगरीय सभ्यता है।
एकल परिवार की सभ्यता है, और याद रखिएगा मात्र सत्तात्मक है। ये और थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा, ठीक है, तुलना कर देते हैं। तो आहड़ जो है वो एक ग्रामीण है, जबकि कालीबंगा नगरीय सभ्यता है। आहड़ संयुक्त परिवार की है, ये एकल परिवार की है। ये आपके पितृ सत्तात्मक है और ये आपके मातृ सत्तात्मक है। कौन सी? कालीबंगा। ये अच्छा, आप कहेंगे सर कैसे पता चला ये ग्रामीण सभ्यता है आहड़? तो देखिए, आहड़ से हमें बहुत सारी जानकारियां मिलती है, जिसमें प्रमुख प्रमुख जानकारियां जहां से एग्जामिनर द्वारा क्वेश्चन पूछा गया है उन सब के बारे में चर्चा कर देता हूं। देखिए, सबसे पहले तो आहड़ से आप याद रखेंगे कि बेल की आकृति, यानी कि इसीलिए आपसे पूछा गया था एक कि निम्न में से वह स्थल जिसे बनासियन बुल की संज्ञा दी गई है। बनासियन बुल निम्न में से किसे कहा गया है? तो याद रखिएगा आहड़ को कहा गया है, बेल की आकृति, ठीक है। इसके अलावा याद रखिएगा यहां पर 6 यूनानी मुद्राएं मिली है, याद रखिएगा। और ये जो यूनानी मुद्राएं मिली है, इन पर याद रखिएगा यूनानी देवता अपोलो का चित्रण है। एक तरफ अपोलो का चित्रण है और एक तरफ त्रिशूल है, याद रखेंगे, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, आहड़ के अंदर जो मुख्य व्यवसाय हुआ करता था, पूछा जाए कि निम्न में से यहां का मुख्य व्यवसाय क्या था, तो याद रखिएगा मुख्य व्यवसाय हुआ करता था तांबा गलाने का कार्य। तांबा गलाने का कार्य यहां पर याद रखिएगा मुख्य व्यवसाय के रूप में था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, ये जो आहड़ है यहां से याद रखिएगा हमें सावा मिला है। सावा मतलब याद रखिएगा मेल उतरने वाला भाटो है वो, ठीक है, मेल उतारने वाला भाटा है ये, जिसे आपने क्या नाम दिया है? सावा। अच्छा, इसके अलावा यहां से हमें याद रखिएगा लकड़ी के ठप्पे और सांचे मिले हैं, याद रखिएगा लकड़ी के ठप्पे व सांचे, जिसका प्रयोग होता था रंगई छप्पई में, याद रखेंगे, जिसका प्रयोग किस में किया करते थे? रंगई और छप्पई के अंदर इसका प्रयोग किया करते थे। अच्छा, इसके अलावा हमें यहां पर अनाज रखने के गोरे वे कोठे मिले हैं, गोरे वे कोठे, अनाज संग्रहण हेतु। हमें यहां से धूपदानी मिली है, याद रखेंगे, धूपदानी मिली है। हमें यहां पर बिना हत्ते के जल पात्र मिले हैं, बिना हत्ते के जल पात्र। तो देखिए, सावा, लकड़ी के ठप्पे सांचे, गोरे कोठे, धूपदानी, बिना हत्ते के जल पात्र, मुख्य व्यवसाय तांबा, 6 यूनानी मुद्राएं, यूनानी देवता अपोला, और यहाँ पर बेल आकृति यानी कि बनासियन बुल। तो इस प्रकार से संपूर्ण जो जानकारी है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलती है कि आहड़ जो स्थल रहा है ये एक ग्रामीण सभ्यता का है, संयुक्त परिवार का है और पितृसत्तात्मक रहा है। यह आप ध्यान रखेंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, ठीक है। जिसमें बनासियर बुल क्वेश्चन आया है, 6 यूनानी मुद्राएं, देवता अपोलो का चित्रण और सिक्के के दूसरे तरफ किसका था? त्रिशूल का, ठीक है। मुख्य व्यवसाय तांबा गलाने का कार्य था। शावा है, यहाँ लकड़ी के ठप्पे सांचे मिले हैं, गोरे कोठे मिले हैं, धूपदानी मिली है, और बिना हत्ते के याद रखिएगा क्या मिला है? बिना हत्ते का याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपके सामने जल पात्र मिला है। अब एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, वो आता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आहड़ सभ्यता के अन्य और कौन से केंद्र हैं? आहड़ सभ्यता के अन्य केंद्र, आहड़ सभ्यता के केंद्र कौन कौन से? वहां से, यहां से रिलेटेड काफी बार क्वेश्चन आया है। तो देखिए, आहड़ सभ्यता के जो केंद्र हैं उसमें एक तो आप नाम लिखेंगे बालाथल। कौन सा स्थल है? बालाथल। बालाथल आप सब जानते हैं उदयपुर जिले के अंदर वल्लभनगर तहसील में आता है। कौन सा? याद रखिएगा, बालाथल, ठीक है। दूसरा है
वो है आपके गिलुंड। गिलुंड राज संबंध आप सब जानते हैं, गिलुंड स्थल। नंबर तीसरा जो है वो है आपके ओजियाना, ओजियाना स्थल, याद रखिएगा। नंबर 4 है वो है लाछुरा, लाछुरा नामक स्थल जो है वो भी इसी का केंद्र है। और नंबर 5 याद रखिएगा धूली मगरा, ये भी क्वेश्चन काफी बार आया है। निम्न में से कौन सा आहड़ सभ्यता का केंद्र नहीं है? तो उसमें आप याद रखेंगे ये 5 नाम, बालाथल है, गिलुंड है, ओजियाना है, लाछुरा है और याद रखिएगा धूली मंगरा है। तो ये सारे के सारे जो है ये आपके आहड़ सभ्यता के क्या रहे हैं? केंद्रों के रूप में रहे हैं। तो आहड़ सभ्यता से रिलेटेड आपने, ये तो आपके सामान्य चर्चा हो गई कि इसका अन्य नाम क्या है, इसका उपनाम क्या है, इसका स्थानीय नाम क्या है, और यहाँ तक कि याद रखिएगा इम्पोर्टेंट बात, ये कौन से जिले में कौन सी नदी के किनारे विकसित है, इसका समय क्या है, और इसकी खोज उत्खनन का कार्य। अच्छा, समय के अकॉर्डिंग आप याद रखें कि आहड़ जो है ये एक के ताम्रपाषाण काल का केंद्र है, ठीक है, ताम्रपाषाण काल, ठीक है। और उसके बाद में फिर यहाँ पर 3 स्तर याद रखेंगे, उत्खनन कार्य कितने स्तर में हुआ? 3 स्तर में। और इसी आहड़ के बारे में आप पढ़ते हैं कि मेवाड़ के जो शासक है उनका शाही शमशान घाट रहा है ये, इसीलिए इसे आहड़ को कहते हैं आप महासतियों का टीला, याद रखिएगा। क्या कहते हैं? महासतियों का टीला। और इसे ही आप कहते हैं 8 बार बसना, 8 बार बसने वाली और 8 बार उजड़ने वाली सभ्यता। याद रखिएगा, 8 बार बसने और 8 बार उजड़ने वाली सभ्यता भी किसे कहते हैं? आहड़ को कहते हैं। इसके अलावा प्राप्त साक्ष्य कौन कौन से हैं और ये सारी जानकारी और आहड़ के केंद्र क्या क्या रहे हैं, ठीक है, बालाथर, गिलुंड, ओजियाना, लाछुरा और धूलीमंगरा, ठीक है। तो ये था आज का हमारा सेशन, और आज के इस सेशन के साथ ही जो जो महत्वपूर्ण सभ्यताएं हैं उन सब के बारे में हमने चर्चा की, और वो सारे फैक्ट जो पुराने एग्जामों के अंदर पूछे गए हैं उन सब को लेकर भी हमारी चर्चा हुई। मिलते हैं इसी प्रकार एक और बेहतरीन सेशन के साथ। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, लेकिन कोशिश करिए कि रिवीजन के तौर पर आप इनको फटाफट याद करें। मिलते हैं इसी प्रकार एक और बेहतरीन सेशन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।